स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। भर्तियों में हुई धांधली को लेकर सड़क पर विपक्ष उतरा है। तो देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और इसे लेकर आज सचिवालय का कूच कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं मौके पर मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्तियों में हुई धांधली को लेकर सड़क पर विपक्ष उतरा हुआ है। सचिवालय की तरफ कूच किया जा रहा है। आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप को लेकर आज ये प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है मौके पर मौजूद है। और अब बात मानसून की, तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश में जल तांडव देखने को मिल रहा है। चंपावत में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं और ऐसे में जो कोई इन्हें पार करने की गलती कर रहा है अंजाम बुरा ही हो रहा है। चंपावत में बारिश ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा रखी है। बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे आम इंसान बेहाल है। ये तस्वीरें टनकपुर पूर्णगिरी धाम मार्ग पर बहने वाले बरसाती नाले की हैं। बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी बढ़ गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। श्रद्धालु हो या फिर स्थानीय लोग, सब जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं। पूर्णगिरी धाम के पास बहने वाले बांटनागढ़ पहाड़ी नाले को तीर्थ यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। उधर चंपावत के टनकपुर रोड पर बारिश की बेहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। एक बरसाती नाले में स्कूल बस बह गई। इस वीडियो को देखिए। एक स्कूल बस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करती है। ड्राइवर को लगा कि वो बड़ी आसानी से नाले को पार कर लेगा। ड्राइवर बस को लेकर आगे बढ़ता है, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि बस रुक जाती है और देखते ही देखते बस बहने लगती है और नाले में गिर जाती है। स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बहने की एक सूचना है, जिसमें कि ये भी संज्ञान में आया है कि ड्राइवर के द्वारा भी उसको कुछ लापरवाही की गई थी, क्योंकि खिरोड़ा का जलस्तर अभी इतना ज़्यादा नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। लेकिन सौभाग्य से उस बस में कोई स्कूल के बच्चे बैठे नहीं थे। उसमें केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे। दोनों ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और साथ में बस को भी बाहर निकाला। जरा सोचिए, उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने कैसे आम आदमी की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, उत्तराखंड में बारिश के 2 दिन की अलर्ट के बाद मुसीबतों का पहाड़ लोगों पर टूटने लगा है। रामनगर के धनगढ़ी में बरसाती नाला फिर से उफान पर आ गया है, जिसकी वजह से जाम लग गया। स्थानीय प्रशासन गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ले रहा है। तो वहीं रामनगर नेशनल हाईवे 309 बंद हो गया है। दरअसल सुंदरखाल गांव के पास हाईवे पर पेड़ गिरा हुआ है। तो किस तरीके से मानसून आफत बरसा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। रास्ते में पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है। जगह जगह जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी अब बढ़ने लगी है। हाईवे पर पेड़ गिरने से आवाजाही ठप हो गई है। कोशिश की जा रही है इसे हटाने की। इधर रामनगर की अगर बात की जाए तो बरसाती नाले उफान पर है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दानिश संवाददाता सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामनगर से। दानिश, देखिए, मुसीबतों का पहाड़ अब देखने को मिल रहा है। मानसून आफत बरसा रहा है। रामनगर की तस्वीरें भी हमने देखी। पेड़ गिर गया है, आवाजाही बंद है। किस तरीके से प्रशासन की तरफ से अब कोशिश की जा रही है मार्गों को खोलने की, ताकि लोगों को परेशानी ना हो? आयुषी, देखिए, मैं आपको बता दूं, रामनगर में धनगढ़ी क्षेत्र में बरसाती नाला अभी भी उफान पर है। उसके अंदर एक बस फंसी थी, जिसके अंदर यात्री मौजूद थे, जिन्हें
प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए गाड़ी से उतार करके उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। फिलहाल बस को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया है। वहीं बात करें पेड़ की, तो पेड़ को वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर के काट के नेशनल हाईवे फिलहाल खोल दिया है। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार पहाड़ों में हो रही है, उससे जंगलों में पानी आने से बरसाती नाले उफान पर हैं। स्थानीय लोगों को लगातार इस बात की सूचना दी जा रही है, उनको सचेत किया जा रहा है कि बरसाती नालों को पार करने से पहले एक बार पानी का स्तर देख लें, तभी उसे पार करें। लेकिन स्थानीय लोग या कहें जो यात्री हैं, फिलहाल इस बात को शायद नहीं समझ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। जी आयुषी, चलिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। बहुत धन्यवाद दानिश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश के बाद मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। नदी नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ की बात की जाए तो बलम के पास हो रही बारिश से नदी उफान पर है। तो वहीं पानी के तेज बहाव से भूमि कटाव का भी अब खतरा बन गया है। यहाँ उफनती नदी का ये रौद्र रूप डरा रहा है। उधर बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ की। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, उफान पर बरसाती नाले हैं, लेकिन बावजूद इसके जो यात्री हैं, जो ड्राइवर हैं, वो फिर भी इन नालों को पार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन बार बार लोगों को सतर्क कर रहा है कि ऐसी जगह पर ना जाएं, जान का खतरा यहाँ पर हो सकता है। और चलिए बात करेंगे कोटद्वार की। यहाँ सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर पानी नालों की तरह बह रहा है। जल भराव की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं और मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी है। तो कोटद्वार शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से जल जमाव की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां मनेरी भाली परियोजना से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। पिछले 12 दिनों से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। भागीरथी नदी में सिल्ट आने से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर, पिछले 12 दिनों से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। मनेरी भाली परियोजना से ये बिजली उत्पादन ठप हो गया है। भागीरथी नदी में सिल्ट आने की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां खाई में एक शख्स गिर गया है। आपको बता दें, 100 मीटर गहरी खाई में ये शख्स गिर गया है। एसडीआरएफ टीम युवक को रेस्क्यू कर रही है। पैर फिसलने पर खाई में ये युवक गिरा है। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और युवक को रेस्क्यू करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। तो 100 मीटर की खाई में ये शख्स गिरा है। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून की बारिश अभी राहत देने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड में आज भी 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। उधर 20 और 21 जुलाई को इन्हें 7 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। और रेड अलर्ट का मतलब ये है कि बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून की बारिश जमकर आफत बरसा रही है। एक बार फिर से 20 और 21 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 20 और 21 जुलाई को मौसम विभाग का कहना है कि 7 जिलों में ये भारी बारिश का अलर्ट है। और चलिए फिलहाल मौसम का क्या कुछ हाल है प्रदेश में, इसी की ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा संवाददाता सीधा लाइव इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, पहले ही बारिश में मानसून ने तमाम दावों की पोल खोल दी है प्रशासन की और एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब क्या तैयारी है प्रशासन की और मौसम विभाग का क्या कुछ और कहना है? बिल्कुल आयुषी, देखिए, क्योंकि ये कुछ घंटों की बारिश है, क्योंकि सुबह से ही बारिश जो है शुरू हुई थी और उसके बाद अभी तक जो सबसे प्रभावित ज़िला है वो चंपावत है, जहाँ से जो तस्वीरें हम अभी तक दिखा रहे थे। इसके अलावा मैदानी ज़िलों में बात करें तो नैनीताल और देहरादून, हरिद्वार, इन जगहों पर भी कई जगह जलभराव की जो स्थिति हैं वो उत्पन्न हो गई हैं और जो छोटी नदियाँ हैं वहाँ पर भी जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। ऐसे में अभी प्रदेश में बात करें तो आज ऑरेंज अलर्ट भले ही है, लेकिन अगले जो 2 दिन है वो काफ़ी भारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेड अलर्ट यानी कि अत्यंत भारी बारिश का जो हाई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी
किया है वो सतर्क रहने की कहीं ना कहीं और जो है इशारा करता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी तकरीबन 21 तारीख तक जो है इसी तरीके का प्रदेश में मौसम रहेगा और आज सुबह से ही बारिश की शुरुआत है। ऐसे में जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन जैसी घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी और ऐसे में लोगों से जो यात्रा ना करने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है कि बेवजह या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो तभी जो है घरों से बाहर निकलें, यात्रा करें। तो ऐसे में अभी अगर हम प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ी ज़िले हैं वो बहुत ज़्यादा अभी आफत की बारिश से वहाँ पर बरस रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, इन ज़िलों से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हो या फिर जो अन्य मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उस तरीके की घटनाएं अब बारिश से शुरू हो गई हैं, जो कि अभी भी 2 दिन के हाई अलर्ट को देखते हुए अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अभी प्रदेश में जिस तरीके से आफत की बारिश बरस रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त ज़रूर हुआ है। वहीं जिस तरीके उत्तरकाशी की खबर आप अभी दिखा रहे थे दर्शकों को कि जो बिजली का उत्पादन है वो ठप हुआ है, तो ऐसे में क्योंकि अभी तक लगातार किल्लत उत्तराखंड में बिजली की चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जब मानसून सीजन शुरू होगा तो बारिश की वजह से पानी बढ़ेगा और बिजली का उत्पादन बढ़ चारधाम यात्रा भी चल रही है और कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है कि किस तरीके से इन सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। देहरादून से पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारी पूरी सरकार के शासन के सारे जो है नाक, कान, हाथ, पैर सब यहीं पर हैं, सब लोग बैठे हैं। तो हमको इतना विशिष्ट बनाया है तो हम अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट काम करें और मन से, आत्मा से, शरीर से, वाणी से, कहते मनसा वाचा कर्मणा, इसको मानकर अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा ये जो कालखंड चल रहा है सेवा का वह तो सफल होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये पुस्तक आपने आज ऐसे उसमें लिखी है और आपने मुझे, जब आप मेरी उत्तराखंड सदन में आपसे भेंट हुई थी तो उस समय आराधना जी ने मुझे बताया कि आप भूटान गई थी और भूटान में कार गिर गई और आपके दोनों पैर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और ये शक्ति इनको भगवान ने दी और इन्होंने पुस्तक लिखी और इनका जीवन तो सफल हो रहा है। और मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा कि एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखने का काम जो है इन्होंने शुरू किया है, इसको सीरीज दर सीरीज आपने भी कहा था हाँ, इसके आगे भी लिखें। ये सफलता की ओर चली गई हैं। एक सेवा का कालखंड तो पूरा हो गया, ये दूसरा कालखंड इनका शुरू हो गया। तो वैसे ही अगर हमने अपने मनुष्य के जीवन में जो विशिष्ट काम करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, यानी कोई भी जिम्मेदारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दायित्व तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन काम कोई। और देखिए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर से खबर है जहां रुद्रपुर पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री गणेश जोशी। अधिकारियों के साथ जिला योजना की बैठक कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर पहुंचे हैं मंत्री गणेश जोशी और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बैठक की। जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। तो जिला योजना की यह बैठक है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा की जा रही है। जितनी भी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को लेकर जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। किस तरीके से काम चल रहा है योजनाओं को लेकर, कैसे जन जन तक पहुंचाया जा रहा है योजनाओं को, इसे लेकर समीक्षा की जा रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। डीएम सोनिका ने निरीक्षण किया है। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया गया है। सभी तहसीलों के कंट्रोल रूम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण डीएम सोनिका ने किया है। आज वो पहुंची और जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही साथ सभी तहसीलों के कंट्रोल रूम को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। आने वाले समय में रेड अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में और इसे लेकर सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
और देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद देहरादून में बना आपदा कंट्रोल रूम भी अलर्ट पर है। आपदा कंट्रोल रूम से देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की खास रिपोर्ट। रेड अलर्ट के रिगार्डिंग हमने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, सब लाइन डिपार्टमेंट्स को हमने एडवाइजरी जारी कर दी है और सारे डिपार्टमेंट्स को ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी नज़र बनाए रखेंगे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए उनको तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम साहब की तरफ से भी कल एडवाइजरी जारी हुई है, चीफ साहब की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है। बाकी कंट्रोल रूम में सारे डिपार्टमेंट्स के हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, सभी किसी भी एडवर्स सिचुएशन से निपटने के लिए सब दे आर ऑन द वॉक फुट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं आपदा प्रबंधन विभाग में मौजूद हूँ, ये कंट्रोल रूम में आपदा प्रबंधन विभाग का। आप देखेंगे तो इस आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। SDRF, NDRF, जल विभाग, टूरिज्म, उसके अलावा सिविल एविएशन और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। ये इसलिए यहाँ पर वो बनाया, कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि किसी भी डिपार्टमेंट की कोई अप्रिय सूचना या कोई घटना कहीं आती है तो तुरंत इस सूचना को राज्य के स्तर पर या फिर अधिक अधिकारियों के स्तर पर आगे भेज दिया जाए। सभी कर्मचारियों को आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्तैद से तैनात हैं। SDRF, NDRF टीमों को अलग अलग जगह तैनात किया गया है ताकि जो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या सड़कें ब्लॉक होने की संभावना आती है उनको तत्कालिक खोल दिया जाए। PWD डिपार्टमेंट यहाँ देखेंगे आप तो मौजूद है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौजूद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौजूद हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ मौजूद है, अर्बन डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौजूद हैं। यानी कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी को एक कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पर ताकि सूचनाओं को तत्कालिक तौर पर आगे भेज दिया जाए। तो ये एक तरह से यहाँ जो प्रदेश का कंट्रोल रूम है ये किस तरह से काम करता है, आप देख रहे हैं कि तमाम कर्मचारी और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सुबह से ही सचिव आपदा यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार पूरे प्रदेश भर में निगरानी बरते हुए हैं ताकि कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना है तो उसे तत्कालिक तौर पर उसे पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाए और उस पर सुविधा के लिए लोगों को हर तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा जाए। खासकर अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्य कारण तब होता है, काम होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से 20 और 21 जुलाई के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 7 जिलों में विशेष तौर पर भारी बारिश का अलर्ट है। क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की, इसलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रुद्रप्रयाग से सीधा रोहित डिमरी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती रहने वाला है। 4 धाम यात्रा चल रही है, बार बार जो मार्ग है वो बाधित हो रहा है। किस तरीके की तैयारी फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि विशेष तौर पर यात्रियों को परेशानी ना हो? जी, जैसे कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो बद्रीनाथ हाईवे है वो फिरोजबगढ़ में नागपुर बना हुआ है। इसके अलावा केदारनाथ जो हाईवे है उसके भी जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इस कारण भी काफी दिक्कतें हो रही। जो यात्रा है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की, वो मेन जो है नगर से रुद्रप्रयाग के बीच और रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में कई जगहों पर लैंडस्लाइड एरिया बन चुके हैं ऑल वेदर कार्य के बाद से। सबसे बड़ी मुसीबत जो आ रही है वह फिरोजबगढ़ में आ रही है। यहाँ पर लगातार हल्की सी बारिश रात के समय हो रही, तो सुबह जो राजमार्ग है वह बंद हो रहा है। इसके अलावा जो केदारनाथ हाईवे है वह कुंड में धंसता जा रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बाईपास का निर्माण तो किया जा रहा है, पर लेकिन जो पुराना राजमार्ग है उस पर राजमार्ग धंसने के कारण उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो फिरोजबगढ़ राजमार्ग है, जहाँ पर बद्रीनाथ का फिरोजबगढ़ राजमार्ग है, वहाँ पर भी ऊपरी पहाड़ी से लगातार जो है मलबा गिरने में लगा हुआ है। ऐसे में खासी दिक्कतें लोगों को आ रही है। 4 धाम यात्रा ऐसे में प्रभावित हो रही है। कह सकते हैं कि कल की ही बात है जब 6,500 के करीब जो है कांवड़ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इससे पहले 1,000 के करीब जो तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो है कांवड़ यात्रा जो सावन का माह शुरू हुआ है तो ऐसे में भारी संख्या में जो है तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो उनको भी खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनौती है प्रशासन के लिए भी कि किस तरीके से सुचारू रूप से यात्रियों को पूरी व्यवस्था करवाई जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए रोहित। चलिए, तो एक तरफ मानसून की बारिश से आम आदमी बेहाल है, दूसरी ओर की बात की जाए तो विकासनगर में बारिश नहीं होने से किसानों की फसल सूखने की कगार पर है। कालसी ब्लॉक में अदरक, अरबी, मिर्ची और टमाटर की फसल सूखने की कगार पर है और किसानों को उम्मीद है कि इंद्रदेव यहां भी मेहरबान होंगे। यहाँ पे जैसे कि बारिश नहीं हो रही तो सूखा पड़ रहा है, इसलिए हमारी सारी फसल खत्म हो रही है। जैसे अदरक, अरबी, टमाटर, मिर्च, लहसुन, धनिया, वो सारी फसल नष्ट हो रही है। इस वजह से बारिश नहीं हो पा रही है तो खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पहले चरण में भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी हरिद्वार जिले में पार्टी नेताओं से बातचीत करेगी और मजबूत कैंडिडेट के नामों का पैनल भी तैयार किया जाएगा।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत क्षेत्रों में अधिकृत करेगी। और देखिए, प्राइवेट कॉलेज में MBBS में एडमिशन के नाम पर ठगी हुई है। आरोप है कि नोएडा की एजेंसी ने एक शख्स से 31,26,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने एजेंसी के प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज करवाया है। सारा ट्रांजैक्शन करके 31,26,000 मैंने उनके अकाउंट में डिपॉजिट कराया है और हमने कहा हमने इतना पैसा दिया है, हमें पैसा रिटर्न कर दो। कह रहे नहीं, हम आपका एडमिशन हम दुर्गापुर बंगाल में कर देते हैं। बंगाल हम लोग गए, वहाँ पे सडन उन्होंने जब हमारा कि एडमिशन आपका हो गया है, वहाँ का एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया और सडन हमसे 1.5 करोड़ रुपए की मांग करने लगे। हमने 95 लाख में वहाँ पे डन किया था कि पूरा पैकेज 95 लाख में दे देंगे। इन्होंने हमसे 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड किया और हम लोग मिडिल क्लास लोग 1.5 करोड़ रुपए एक साथ कहाँ से लाएंगे, तो हम वहाँ से वापस आ गए। शिकायत करता है डॉक्टर धीरज कुमार। उन्होंने अपने रिश्तेदार को MBBS में एडमिशन दिलाने के लिए AR ग्रुप कोई वो है, AR ग्रुप, उसको 32-33 लाख रुपए दिए हैं एडमिशन के नाम पर। तहरीर दी गई है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और रामनगर में बाइक सवार युवकों पर हमला करने वाले बाघ को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। उच्च अधिकारियों ने बाघों को चिन्हित कर ट्रैकुलाइज करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद सोमवार को वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास कई कैमरा ट्रैप किए हैं और एक पिंजरा भी लगाया गया है। बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि अभी ये इंटर कॉलेज यहीं पास में ही है और बच्चों का खतरा ज़्यादा है क्योंकि अभी ये चौथा हादसा हो चुका है। 3 लोग तो मार दिए इसने और जो पागल लोग हैं उनकी गिनती नहीं है क्योंकि वहाँ कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर जब कल धीरज पांडे जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि 2 पिंजरे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन पिंजरा एक ही आया और अभी तक भी आज दूसरा दिन हो गया है, अभी तक भी दूसरा पिंजरा नहीं आया है। और इधर कांवड़ यात्रा को लेकर टिहरी के डीएम ने पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने और पार्किंग में लाइटनिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और ट्रैफिक को देखते हुए आम जनता को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं कांवड़ यात्रियों के लिए यात्रा रूट पर रहने, खाने पीने की व्यवस्था भी दुरुस्त करने और खाद्य पूर्ति विभाग से खाद्य पदार्थों की चेकिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है। के लिए जो हमारे रूट जा रहे हैं या गंगोत्री के लिए जो रूट जा रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था हमने देखी है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर के वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं की। जितनी भी हमारी मेजर पार्किंग्स हैं उन पार्किंग्स में लाइट की व्यवस्था की गई है और जैसे ही हमारे ये जो श्रद्धालु जैसे ही हमारे शहर में एंटर करें जनपद में, वहीं पर हमारे उनके रहने एवं खाने पीने की भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी जवानों के आपसी झगड़े में मृतक आईटीबीपी जवान भूपेंद्र सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। गैरसैंण में उनके पैतृक घाट रामगंगा नदी के किनारे जवान का अंतिम संस्कार हुआ। आईटीबीपी के 8वीं बटालियन का जवान भूपेंद्र गैरसैंण नगर पंचायत के ग्वाड़ गांव का रहने वाला था। और चलिए, उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।